नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बिहार की पुलिस एक्शन भी दिखाई दी। नीतीश कुमार की पुलिस ने वही फॉर्मूला अपनाया जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस अपनाती है। गोपाल खेमका मर्डर केस में शामिल एक अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया। गोपाल खेमका पर गोली चलाने वाले उमेश यादव को अरेस्ट कर लिया। मर्डर के लिए सुपारी देने वाले बिजनेसमैन अशोक साव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि गोपाल खेमका की हत्या के केस की साइंटिफिक तरीके से जांच हुई, सारी कड़ियां जोड़ दी गईं, अपराधी पकड़े गए, मोटिव भी क्लियर है और पुलिस का दावा है कि अशोक साव ने जमीनी विवाद की रंजिश की वजह से गोपाल खेमका के मर्डर की सुपारी दी। शूटर उमेश यादव ने गोपाल खेमका पर गोली चलाई और ये दोनों अब सलाखों के पीछे हैं। और इस केस में इन्वॉल्व तीसरे अपराधी विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर कर दिया गया। बिहार पुलिस इस कामयाबी पर बड़ी खुश है। बीजेपी और जेडीयू के नेता गदगद हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने कहा, अब अपराधियों को ठोका जाएगा, पुलिस को खुली छूट दे दी गई है। विजय सिन्हा ने कहा कि क्रिमिनल्स को हौसले पस्त करने के लिए गोली चलानी पड़े या बुलडोजर चलाना पड़े, सब कुछ किया जाएगा। ललन सिंह ने कहा कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने एक्ट किया, उस एक्ट का असर दिखाई दे गया। लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि एक्ट पहले भी तो हो सकता था, मुख्यमंत्री इतनी देर से एक्शन में क्यों आए। सवाल यह भी है कि एक मर्डर के केस को सॉल्व करने से क्या होगा, कल दिन भर जो दूसरे 9 मर्डर हुए उनका क्या होगा, उसमें क्या हुआ, कितने अपराधी पकड़े गए, क्या एक केस सॉल्व होने से बिहार में अपराध थम जाएंगे, क्या मर्डर बंद हो जाएंगे। इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि गोपाल खेमका मर्डर केस में पुलिस ने आज क्या क्या खुलासे किए। पुलिस का दावा है कि 4 दिन पहले शुक्रवार को पटना में हुई बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या का केस पूरी तरह सुलझा लिया गया है। पुलिस कल रात से एक्टिव थी। सुबह सुबह खबर आई कि पुलिस ने पटना के माल सलामी इलाके में एक अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया। पता चला कि गोपाल खेमका मर्डर केस के सिलसिले में विकास उर्फ राजा को हिरासत में लिया गया था। हथियारों की बरामदगी के लिए उसे पटना के माल सलामी इलाके में ईंट के भट्टों के पास लेकर पुलिस गई। राजा ने वहां पुलिस पर हमला करके भागने की कोशिश की। पुलिस पर 3 फायर किए। जवाबी कार्रवाई में राजा मारा गया। पुलिस का दावा है कि गोपाल खेमका पर फायर करने वाले शूटर उमेश यादव से विकास उर्फ राजा के बारे में जानकारी मिली थी, इसलिए उसे हिरासत में लिया गया था। इसके बाद शाम को बिहार के डीजीपी समेत तमाम बड़े पुलिस अफसर मीडिया के सामने आए और गोपाल खेमका मर्डर केस में अब तक हुई जांच का पूरा डिटेल शेयर किया। डीजीपी ने दावा किया कि अभी तक जो सबूत मिले हैं उससे क्लियर है कि गोपाल खेमका का मर्डर आपसी रंजिश की वजह से हुआ। गोपाल खेमका के मर्डर की सुपारी एक दूसरे बिजनेसमैन अशोक साव ने दी थी। अशोक साव की गोपाल खेमका के साथ कारोबारी दुश्मनी थी। अशोक साव शूटर उमेश यादव को 4 लाख रुपए में गोपाल खेमका की हत्या की सुपारी देकर आया था। 50,000 एडवांस और एक मोबाइल फोन दिया था। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी अशोक साहब ने ही शूटर उमेश यादव को दिए थे। गोपाल खेमका की हत्या के बाद भी शूटर उमेश अशोक साहब से मिला। सुपारी की बाकी रकम 3.5 लाख रुपए भी शूटर को मिली। पुलिस ने उमेश यादव के घर से हत्या के बदले मिले 4 लाख रुपए में से 3,65,000 रुपए और हथियार बरामद किए हैं। जब उनसे गहन पूछताछ की गई, इसके बारे में कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस घटना की संलिप्तता स्वीकार की गई। जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक साव का नाम लिए, ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था अग्रिम में 50,000 रुपये दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद 4 लाख की बात हुई थी इसमें।
ये पहले अपने आसपास के जो शूटर रहे हैं उनसे कांटेक्ट किए ये। उसी क्रम में इनके इलाके में रहने वाले विकास उर्फ राजा से मुलाकात हुई। इसमें उनसे सेटिंग करने की कोशिश की गई। राजा के द्वारा जो डिमांड किया गया था तो इनको लगा कि इससे अच्छा ये स्वयं ही ये घटना कर ले, और इसलिए ये हथियार जो इनको अशोक साहू जी के द्वारा ही दिया गया था वो हथियार लिए, और अशोक साहू के द्वारा इनको उनके दिनचर्या के बारे में बताया गया। ये एक रेगुलर था कि वो 8 बजे के आसपास बांकीपुर क्लब जाते थे और वहाँ से करीब 11:30 बजे के आसपास वो स्वयं अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए आते थे। जैसी गाड़ी आई ये उसने फायर किया और चला गया। अगले दिन जैसे पहले से तय था इन लोगों के द्वारा, ये लोग जेपी गंगा पथ पर मिले, ये और अशोक साहब मालसामी थाना क्षेत्र में। वहाँ पे बची हुई 3.5 लाख रुपए इनके द्वारा दी गई। अब सवाल यह कि अशोक साहब है कौन, ये क्या करता है, इसकी गोपाल खेमका से क्या दुश्मनी थी, इतनी दुश्मनी कि मर्डर करा दिया। अशोक साहब भी एक व्यापारी है, जमीनों की खरीद फरोख्त करता है। पुलिस का दावा है कि अशोक साहब का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है, उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। मर्डर के केसेस में अशोक साहब का नाम पहले भी आ चुका है, वो जेल भी गया था। पुलिस को अशोक साहब के घर से बड़ी तादाद में जमीनों के कागजात मिले। उसके फोन से कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स मिली जिसमें वो जमीनों के सौदे के लिए लोगों को धमकाता हुआ सुनाई दे रहा है। इसमें गोपाल खेमका के साथ बातचीत है या नहीं, ये जांच की बात पता चलेगा। पुलिस का कहना है कि अशोक साहब ने पटना में एक फ्लैट किराए पर लिया जिसका इस्तेमाल वो बिजनेस डीलिंग्स के लिए करता था। अशोक साहब ने 1.5 महीने पहले गोपाल खेमका की हत्या की साजिश रची और उमेश यादव को 4 लाख रुपए में गोपाल खेमका की हत्या की सुपारी दी। गोपाल खेमका का पूरा रूटीन बताया। शुक्रवार को उमेश ने गोपाल खेमका को उनके घर के सामने गोली मार दी। पुलिस का कहना है कि अशोक साहब ने उमेश को एक फोन खरीद कर दिया, लेकिन इसका सिम शूटर उमेश यादव के नाम से ही लिया गया, जिससे इस केस में अशोक साहब का नाम कहीं ना आ सके। पुलिस का दावा है कि रंजिश जमीनी विवाद को लेकर थी, लेकिन किस जमीन को लेकर दुश्मनी हुई ये अभी पता नहीं चला है, क्योंकि अशोक साहब के घर से जो दस्तावेज मिले हैं, जो जमीनों के कागज मिले हैं और जो फोन कॉल की रिकॉर्डिंग्स मिली है, जब तक उनकी पूरी तरह छानबीन नहीं हो जाएगी इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। गोपाल खेमका जी की मर्डर में जो तथ्य आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन में शूटर पकड़ा गया है। हम लोग के पास पुख्ता सबूत है कि यही शूटर है। कौन उसको पैसा दिया, अशोक साहू पैसा दिए, इसका भी पुख्ता सबूत है। मैचिंग है, बरामदगी भी है, बैलिस्टिक मैच भी हो जाएगी प्रॉपरली। अब जो आप कारण कई हो सकते हैं, इसमें समय लगेगा, काफी रिकॉर्ड्स जांच करने पड़ेगी। क्या डीलिंग्स थी कि किस पर्टिकुलर प्लॉट या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके विवाद है। दोनों बड़े व्यवसायी हैं। अशोक साहू जी को पहले भी क्वेश्चनिंग हुई है। कमालिया हत्याकांड में भी पुलिस इनको पूछताछ किया। संतोष टेबरीवाल वाले में भी इनसे संतोष टेबरीवाल वाला भी मर्डर केस में इनकी नाम उछली थी। बिहार शरीफ में भी केस में ये जेल गए थे। अशोक साहू बिहार शरीफ के केस में इनके भाई का 2 हथियार अभी जब्त है वहाँ पे, और ये जेल भी गए थे बिहार शरीफ में कोल्ड स्टोरेज के विवाद को लेकर के 2006 में। तो इनकी ऐसा माने ये इनका भी आपराधिक इतिहास है अशोक साहू जी का। गोपाल खेमका मर्डर केस में सबसे अहम किरदार है शूटर उमेश यादव। पुलिस ने सबसे पहले उमेश को दबोचा। उमेश यादव कुछ महीनों से अशोक साहब के लिए काम कर रहा था। पुलिस का दावा है कि उमेश ने गोपाल खेमका की रैकी की। उनकी हत्या करने से पहले उमेश यादव ने अपनी मोटरसाइकिल का नंबर हटाया, लेकिन गोपाल खेमका की हत्या के बाद जब वो भागा तो उसकी कुछ तस्वीरें आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों ने रिकॉर्ड कर ली। पुलिस इस फुटेज के आधार पर उमेश यादव तक पहुंची। उसने पटना के माल सलामी इलाके से गिरफ्तार किया गया। उमेश यादव की गिरफ्तारी के बाद सारे तार एक के बाद एक जुड़ते गए। जिस वक्त उमेश की गिरफ्तारी हुई उस वक्त तो वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था।
उसने पुलिस को बताया कि गोपाल खेमका पर गोली उसने ही चलाई थी, लेकिन इस मर्डर की पूरी प्लानिंग अशोक साहब ने की। अशोक साहब ने ही इस मर्डर के लिए पैसे दिए, हथियार दिए। देखिए, इसमें जो हम लोगों को क्लू मिला था उसमें ना कोई चेहरा था, ना मोटरसाइकिल आ रहा था क्लियर उसमें, परंतु हम लोगों ने जगह जगह पर जाके छानबीन करना शुरू किया उसमें और पता कर रहे थे किधर से वो आए हैं, किधर से गए हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते दिन प्रतिदिन लगते हुए, दिन रात एक करते हुए उसमें आगे बढ़ा गया। साथ में लोकल सूचनाएं भी संकलन करते हुए कि कौन व्यक्ति हो सकते हैं, जो शरीर की बनावट थी उस तरह के व्यक्ति कौन हो सकते हैं, यह करते हुए हम लोग जीरो इन किए और करते करते हम लोगों को मोटरसाइकिल पहले मिला और मोटरसाइकिल में जहाँ पे था वहाँ पे जब सर्च किया गया तो व्यक्ति बरामद हुए। उसके बाद जब उमेश के पास आप पहुंचे, उमेश से पूछताछ हुई, उमेश ने क्या जानकारी? पहले तो उमेश ने बहुत सारी अलग बातें की, पर उनका जब वैज्ञानिक चीज़ों के साथ उनका सामना कराया गया एविडेंस के साथ तो वो टूट गए और उन्होंने पूरी बातें बता दी उसमें। और फिर वो बताया कि कैसे कैसे घटना किए थे, हथियार कहाँ छिपा के रखे हैं, पैसे की डीलिंग कैसे हुई थी और पैसे कहाँ छिपा के रखे हैं। उन्हीं की निशानदेही पर पैसा भी, हथियार भी रिकवर किया गया। अशोक साव को भी आप लोगों ने पकड़ा था उदयगिरी अपार्टमेंट से, जब वहां पुलिस पहुंची थी तो क्या उस समय का दृश्य था, क्या मिला वहां से? अशोक साहब काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि उनकी बात सामने नहीं आएगी और उनका नाम नहीं आएगा, परंतु जब पुलिस वहां पहुंची तो वो भौचक्के रह गए उसमें और इसी में उनके घर से जब हुआ तो सारी चीज़ें रिकवर हुई। अब सवाल है कि जिस शख्स का आज पुलिस ने एनकाउंटर किया उसका इस मर्डर केस से क्या लेना देना है। इस सवाल का पुलिस के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। पुलिस का दावा है कि विकास उर्फ राजा पेशेवर अपराधी था, वो हथियारों की सप्लाई करता था, उसके खिलाफ डकैती, लूट और आर्म्स एक्ट में कई मामले दर्ज हैं। गोपाल खेमका की हत्या के लिए शूटर उमेश यादव ने पहले विकास उर्फ राजा से बात की थी, उससे हथियार का इंतजाम करने को कहा था, लेकिन राजा ने ज्यादा पैसों की डिमांड की, इसलिए बात नहीं बनी। उमेश से पूछताछ में राजा का नाम आया, इसलिए पुलिस ने उसे भी हिरासत में लिया। पूछताछ में राजा ने पुलिस को बताया था कि उसने कुछ हथियार ईंट भट्टों के पास छुपाए हैं। पुलिस हथियारों को बरामद करने के लिए उसे ईंट भट्टों के पास ले गई थी। इसी दौरान वहां छुपे हथियारों से राजा ने पुलिस पर फायर किया। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ और इसके बाद जवाबी फायरिंग में राजा को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। इस कांड के अनुसंधान के दौरान पुलिस के द्वारा जो सभी पहलू थे उन पर अनुसंधान किया गया था और उसमें जो शूटर है उसके द्वारा स्पष्ट किया गया था कि उसके लिए इस कांड को करने के लिए पहले उसने विकास और राजा से संपर्क किया था और जो सामान्यतः एक आपराधिक छवि का व्यक्ति है और हथियार इत्यादि सप्लाई करने का काम करता रहा। उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे जो हत्या और गोलीकांड हैं उनके अंदर में शामिल रहा और उससे इसने हथियार प्राप्त करने का कोशिश किया था और उसके पास में हथियार उपलब्ध रहता है। इस मामले में पुलिस जब एक टीम थी उसने इस विकास उर्फ राजा के ठिकाने पे दबिश करी तो उसने वहाँ पर पुलिस के ऊपर में वहाँ से भागते हुए पुलिस के ऊपर में फायरिंग की, जिसके अंदर में जो सुबह जो घटना हुई है मुठभेड़ की, उस घटना में वो मारा गया है। राजा के एनकाउंटर की खबर मिलने के बाद उसके परिवार वाले उस जगह पहुंचे जहां एनकाउंटर हुआ था। राजा की मां ने कहा पुलिस कल रात राजा को घर से ले गई थी, उसका बेटा बेकसूर था, पुलिस ने उसकी हत्या की है। कुछ नहीं करेंगे, को खाली जाके ले जाके पूछताछ करके छोड़ देंगे। हमरा आते कि खोज ले मरसरामी थाने में नहीं बोल रहा है उसको, जब नहीं पता अभी भी पता नहीं रहा है, अभी भी पता नहीं चला कोई कर रहा है कि एनकाउंटर हो गया, ऐसे हो गया। न्यूज में दे रहा है कि राजा मोबाइल पर खोज रहा में कोई नहीं बोली से कर जीवन का फोन कर दे। ये सिर्फ चेन्नई में काबिल चेन्नई के कार्ड है मेरे पास में। खेमका मर्डर केस की डिटेल बताती है कि बिहार में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। जमीन का झगड़ा था, सुपारी दे दी गई, सिर्फ 4 लाख में शूटर मिल गया। शूटर हत्या करने के बाद बड़े आराम से निकल गया। अगले दिन बड़े इत्मीनान से अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था, उसने छुपने की कोशिश नहीं की। सब कुछ बड़ी आसानी से हो गया। अच्छी बात है कि अब पुलिस एक्शन में आई है, पॉलिटिकल प्रेशर है, मीडिया का दबाव है। पुलिस ने खुद ही बताया कि वो चाहे तो अपराधी को चुटकियों में पकड़ सकती है, एनकाउंटर भी कर सकती है। अब यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, बिहार में हत्याओं और लूटपाट का एक उबाल आया हुआ है। बिहार पुलिस को अपना जलवा दिखाना चाहिए।
चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन पुलिस का इकबाल कायम रहना चाहिए। अब एक नजर इस मामले हो रही राजनीति पर डालते हैं। पटना पुलिस के खुलासे के बाद बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने राहत की सांस ली। आरजेडी और कांग्रेस के जो नेता नीतीश कुमार पर हमले कर रहे थे, उन्हें जवाब दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने यह कहा कि मुख्यमंत्री और पूरी सरकार बिहार को अपराध मुक्त करने के लिए संकल्पित है। अब क्रिमिनल्स को छोड़ा नहीं जाएगा और आज का एनकाउंटर इसका सबूत है। एकदम अपराधी कोई नहीं बचेंगे। उमेश यादव ने हत्या किया, पूरी इंक्वायरी हो रही है, सब खुलासे हो चुके हैं। जिन लोगों ने भी इसका समर्थन किया है सबको जेल के अंदर सड़ना होगा। पुलिस अपने पूरी तरह स्वतंत्र है। कोई यदि पुलिस को जवाब दे रहा है तो जवाब देने के लिए पुलिस पूरी तरह छूट है उनको। इसमें कोई शक नहीं कि इस मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, सारे सबूत जुटाए, अपराधियों को पकड़ा, उसके कनेक्शंस जिनके थे उनको भी पकड़ा। लेकिन विपक्ष के नेता बिहार पुलिस के इस एक्शन को चुनाव से पहले जनता के गुस्से को शांत करने की तरकीब बता रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने फिर कहा कि बिहार में जंगल राज लौट आया है और नीतीश कुमार चुप्पी साध कर बैठे हैं। तेजस्वी ने ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। और इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा। इन दोनों को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जवाब दिया। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की कार्रवाई पुलिस के एक्शन में साफ नजर आ रही है। आरजेडी के जो लोग नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें लालू यादव का दौर याद करना चाहिए। तेजस्वी यादव जी की बात पर कोई प्रतिक्रिया देना बकवास है, इसलिए कि वो उसी तरह की फालतू बात को में करते हैं। भाई कोई घटना घटती है तो मुख्यमंत्री एक्ट करता है कि मुख्यमंत्री उस पर बयान देता है? अरे मुख्यमंत्री एक्ट करते हैं और एक्ट का परिणाम दिख रहा है। जरा तेजस्वी जी अपने पिता का और माता के राज को भी जरा याद देखे ना, जहां अपहरण का उद्योग चलता था, हर महीने कोई न कोई नरसंहार होता था। भुला गए? जिस स्वर्गीय गोपाल खेमका जी की हत्याकांड की बात कर रहे हैं, आज सारे अपराधी पकड़ा गए, सारा उद्भेदन हो गया। लालू जी की राज में कौन सा कार्रवाई होता था? इसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, तेजस्वी यादव सिर्फ नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि लालू के जमाने में चीफ मिनिस्टर हाउस में अपराधियों को चाय पिलाई जाती थी और नीतीश कुमार की सरकार में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। ये बिहार में कम से कम जो लोग कह रहे थे कि ये जंगल राज है, यहाँ तो कार्रवाई भी हो रही है। लालू जी के राज में क्या हो रहा है? जो कह रहे थे तेजस्वी यादव उछल उछल करके सीएम हाउस में बैठ करके अपराधियों की पंचायती होती थी, यही तो हो रहा था। और वो नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए उछल उछल के प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल पहले अपने आप से पूछें। ये नीतीश कुमार की सरकार है जो अपराधियों पे कार्रवाई करती है, और वो लालू जी की सरकार थी जो अपराधियों को संरक्षित करते थे। आज वो उछल उछल के कह रहे हैं चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद अपने। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के नेताओं को बुरा लग रहा है कि तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वो नीतीश राज को जंगल राज कह रहे हैं। अगर 24 घंटे में 10 हत्याएं होंगी तो इसे जंगल राज नहीं तो और क्या कहा जाएगा? जब लालू यादव का शासन था तो क्या जेडीयू और बीजेपी के नेता सवाल नहीं उठाते थे? इस समय यह कहने से काम नहीं चलेगा कि मेरी कमीज तेरी कमीज से ज्यादा सफेद है। इस समय जो लोग सरकार में बैठे हैं उन्हें पूरी ताकत लगाकर बिहार में
लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना होगा, इस संकट को अवसर में बदलना होगा। आज बिहार से एक और बड़ी खबर आई। नीतीश कुमार की सरकार ने 2 बड़े फैसले किए। पहला, सभी सरकारी नौकरियों में बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35% रिजर्वेशन मिलेगा, 35%। और दूसरा, बिहार में पहली बार युवा आयोग का गठन होगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी। युवा आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि बिहार के नौजवानों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराई जाए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके मिले। युवा आयोग इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार के अलग अलग विभागों को एक साथ लेकर उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। इस आयोग में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 मेंबर्स होंगे। बिहार की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण पहले से मिलता था, लेकिन अब इसमें डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी गई है। अब तक किसी भी सरकारी नौकरी के लिए जो महिलाएं फॉर्म भरती थी, वो किसी भी राज्य की रहने वाली हों, उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलता था। लेकिन अब आरक्षण का फायदा सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। दूसरे राज्यों की महिलाएं जनरल कैटेगरी में आवेदन कर सकेंगी। इससे बिहार की महिलाओं को सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यह दोनों फैसले ऐतिहासिक है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कैबिनेट ने युवा आयोग के गठन और सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण का निर्णय लेकर बिहार के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। युवा आयोग से युवाओं की तरक्की में, नौकरियों में और रोजगार में काफ़ी मददगार साबित होगा और महिलाओं को जो आरक्षण बिहार सरकार देने का फैसला ली है, यह महिलाओं के लिए सम्मान की बात है, उसकी आर्थिक उन्नति की बात है, उसकी तरक्की की बात है। सरकार के इस फैसले को चिराग पासवान ने भी ऐतिहासिक बताया। कानून व्यवस्था के सवाल पर चिराग पासवान ने कल ही नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन आज कैबिनेट के फैसलों के बाद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांध दिए, उनको धन्यवाद दिया। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए सरकार के फैसले से बिहार के नौजवानों को रोजगार मिलने में मदद मिलेगी, बिहार से पलायन रुकेगा। बिहार जैसा राज्य जहां के युवाओं को अलग अलग परिस्थितियों में कठिनाइयों का सामना कर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, ऐसे में बिहार जैसे राज्य में एक युवा आयोग की ज़रूरत अब बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में सही समय पर लिया गया ये एक सही फैसला है, जिसके लिए एक बार फिर से मैं बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और मैं ये विश्वास रखता हूं कि इस युवा आयोग के गठन से न सिर्फ युवाओं की समस्या का अब समाधान होगा, बल्कि हम लोगों का जो सपना है कि न सिर्फ पलायन रुके बल्कि रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो। बिहार में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो कि जो लोग पलायन करके बाहर जा चुके हैं वो भी हमारे राज्य वापस आए, उस व्यवस्था का भी हम लोग निर्माण कर पाएंगे। साथ ही में मैं मुख्यमंत्री जी को, महिलाओं को उन्होंने सशक्त करने के लिए जो एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है 35% का उनको आरक्षण देकर डोमिसाइल नीति के तहत, मुझे लगता है ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सही समय पर लिया गया ये फैसला है। हालांकि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा ये सारे फैसले चुनावी झुंझुने हैं, इनसे किसी को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन तो पहले से लागू है और जहां तक युवा आयोग की बात है तो आयोग के गठन से क्या नौकरी मिल जाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा नीतीश कुमार ने बेरोजगारों को हर महीने 1000 रुपये भत्ता देने का वादा किया था, वो तो अब तक मिला नहीं और अब चुनाव को देखते हुए युवा आयोग का नया शिगुफा छोड़ दिया गया। ये सब चुनावी चाल है और कुछ नहीं। आप बिहार के युवाओं से पूछिए कि वो आयोग चाहता है कि रोजगार चाहता है। बिहार का युवा अब ठगा जाने वाला नहीं है, वो आयोग और घोषणा नहीं चाहता है। नीतीश कुमार ने 2015 में ये वादा किया था कि 18 साल से 35 साल के तक जितने युवा हैं, जब तक उनको नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक उनको 1000 रुपये का हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कोई भी युवा से पूछ लीजिए, आज तक 1 रुपया नहीं मिला है।
तो युवा आयोग बनाने से कुछ नहीं होगा। आयोग बनाकर नीतीश कुमार के जो 4 चाटुकार मंत्री और अफसर हैं वो अपने परिवार वालों को वहाँ नौकरी दिलवाएंगे। बिहार का युवा जो बेरोजगार था वो बेरोजगार ही रहेगा। 2015 में महिलाओं को 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण पहले से है। ये नीतीश कुमार पहले ही का घोषणा फिर से दोबारा घोषणा करके बेवकूफ बना रहा है। बीजेपी और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के फैसलों को ऐतिहासिक बता रहे हैं और प्रशांत किशोर से चुनावी झुंझुना कह रहे हैं। लेकिन नोट करने वाली बात है कि इन फैसलों पर आज तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के नेता खामोश रहे। इसकी वजह भी समझने की जरूरत है। असल में तेजस्वी की चुनावी रणनीति का फोकस महिलाओं और नौजवानों पर है। तेजस्वी बिहार की बेटियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात कर रहे थे, नौजवानों के लिए रोजगार और बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा कर रहे थे। नीतीश कुमार ने एक ही झटके में तेजस्वी की रणनीति पर पानी फेर दिया। इसलिए आज तेजस्वी कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो इस फैसलों को सपोर्ट करेंगे या नहीं विरोध कर नहीं सकते, क्योंकि नीतीश ने वही फैसला किया जिसका वादा तेजस्वी पब्लिक मीटिंग्स में कर रहे थे। इसलिए तेजस्वी ने फिलहाल चुप रहना ही बेहतर समझा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी और नॉन मराठी की सियासत को खुलकर हवा दे रहे हैं। बीजेपी डिफेंसिव पर है और एकनाथ शिंदे की सेना बीच की लाइन ले रही है। आज भी मराठी और नॉन मराठी के इशू पर जमकर हंगामा हुआ। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस और मराठी एकीकरण समिति ने मीरा भाईंदर रोड पर मार्च की कॉल दी थी। इस प्रोटेस्ट मार्च को मराठी स्वाभिमान मोर्चा का नाम दिया गया था। इसी इलाके में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मराठी न बोलने के कारण एक दुकानदार की पिटाई की थी। इस घटना के बाद इलाके के व्यापारी नाराज थे। पुलिस को हंगामे की आशंका थी, इसलिए पुलिस ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं को दूसरे रूट से प्रोटेस्ट मार्च निकालने को कहा, लेकिन वो नहीं माने तो पुलिस ने परमिशन देने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस परमिशन न मिलने के बाद भी एमएनएस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ता मीरा भाईंदर में इकट्ठे हो गए। पुलिस ने करीब 150 प्रोटेस्टर्स को हिरासत में लिया, लेकिन कुछ देर के बाद छोटे छोटे ग्रुप्स में प्रोटेस्टर्स मीरा रोड में जमा होने लगे। संख्या बढ़ने लगी तो मामला पुलिस के हाथ से निकल गया। एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे और अविनाश यादव के नेतृत्व में हजारों लोगों ने मीरा रोड में मार्च शुरू कर दिया। इस मार्च में उद्धव की पार्टी के नेता राजन विचारे भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने गैर मराठी व्यापारियों को मोर्चा निकालने की परमिशन दी, लेकिन मराठी लोगों को प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी पुलिस के रवैये की आलोचना की और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा संभाला। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में सभी को मोर्चा निकालने की इजाजत है, लेकिन प्रदर्शनकारी अगर पुलिस की सलाह नहीं मानेंगे, कानून तोड़ेंगे, तो ऐसे मोर्चे निकालने की परमिशन कैसे दी जा सकती है। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है। ये लोकतांत्रिक राज्य है। कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है, लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी, तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमेंट थे कि हमको यही रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहां चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाएगा। आज राज ठाकरे की पार्टी ने मार्च क्यों निकाला? मीरा रोड पर ही मार्च निकालने के लिए एमएनएस के कार्यकर्ता और नेता अड़े क्यों रहे? इसकी बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। असल में मीरा रोड में राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार की पिटाई कर दी थी। इस घटना के बाद 3 जुलाई को मीरा रोड के दुकानदारों ने विरोध में एक मार्च निकाला था।
इसी का जवाब देने के लिए एमएनएस ने आज मार्च की कॉल दी और उसी जगह पर मार्च निकालने की जिद की जहां दुकानदारों ने एमएनएस का विरोध किया था। चूंकि मामला सेंसिटिव था, इसलिए पुलिस ने परमिशन नहीं दी, टकराव हो सकता था। हालांकि जब हजारों की संख्या में लोग वहां जुट गए, पुलिस पर प्रेशर पड़ा तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे जाने दिया। इस मुद्दे पर महायुति में भी दरार दिखाई दी। महायुति में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी हो गई। महाराष्ट्र सरकार में शिंदे की शिवसेना के मंत्री प्रताप सरनायक मोर्चे में शामिल होने के लिए मीरा रोड पहुंच गए, लेकिन वहां प्रदर्शनकारियों ने उनका विरोध किया। शिंदे की पार्टी के विरोध में नारे लगने लगे। हालात को देखते हुए प्रताप सरनायक को वापस लौटना पड़ा। सरनायक ने कहा कि मुंबई पुलिस ने मराठी प्रदर्शनकारियों को परमिशन न देकर गलती की। सरकार ने ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया था। जिस तरह से पुलिस ने मराठी लोगों के साथ व्यवहार किया वो गलत है। वो फडणवीस से इसकी शिकायत करेंगे। संपूर्ण मराठी बांधवांना मैं मराठी भाइयों और मीरा भयंदर के मराठी लोगों का समर्थन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आज मैं किसी को भी दोष नहीं दूंगा। मैं इस मोर्चे को समर्थन देता हूँ। मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा है कि जिस तरह से डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने मराठी समाज के लोगों को गिरफ्तार किया, वो लगता है मैं उसका विरोध करने के लिए आया हूं। अगर व्यापारियों के मोर्चे को पुलिस ने इजाजत दी, समर्थन दिया, तो इस मोर्चे को भी समर्थन देना चाहिए था। उद्धव की पार्टी के नेता सचिन अहीर ने प्रताप सरनायक के मोर्चे में शामिल होने को ड्रामा करार दिया। उन्होंने कहा यह सब स्ट्रेटेजी के तहत किया गया। बीजेपी ने मोर्चे को रोकने की कोशिश की, परमिशन नहीं दी। मराठी लोगों का मोर्चे को समर्थन देखकर शिंदे की पार्टी ने मराठी कार्ड खेलने की कोशिश की, इसलिए सरनायक प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए चले गए। सचिन अहीर ने कहा असल में दोनों मिले हुए हैं, एक उत्तर भारतीयों को साध रहा है और दूसरा मराठियों को, लेकिन इनका गेम अब खुल गया है। क्या अभी सरकार ने परवानगी दे दी तो फिर 2 दिन पहले क्यों नहीं दी गई? रात को 3-3 बजे तक की क्यों नेताओं को धाड़ने की काम किया जा रहा है, पकड़ने की अब धरपकड़ करने की कोशिश की जा रही है। और अब सरकार के ही एक मंत्री कह रहे कि मैं भी जाऊंगा इस मोर्चे में, हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाइए। फिर सरकार जागा होकर अब परवानगी देने की बात कर रही है। ये एक मिली जाली साजिश है कि भारतीय जनता पार्टी परप्रांतियों को संभाले, शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे गठ है वो मराठियों के बारे में सहानुभूति रखे और वोटों का डिवाइड करके अपनी रोटी सेकने का काम किया जा रहा है। अब जब लोग वहां पे रास्ते पे उतरे तब प्रताप सरनायक जी को याद आई, इसके पहले उनको क्यों नहीं याद आई? मराठी और नॉन मराठी के झगड़े में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अलग राह पकड़ी तो शरद पवार की एनसीपी के नेता भी बीच में कूद पड़े। रोहित पवार ने कहा उत्तर भारतीयों को मोर्चे की परमिशन देना, मराठियों को डिनाई करना, फडणवीस सरकार का ये डबल स्टैंडर्ड है। रोहित पवार ने कहा इसके पीछे असल में बीजेपी की राजनीति है। बीजेपी को लगता है कि उत्तर भारतीयों का सपोर्ट करके उसे बिहार के चुनाव में फायदा होगा। बीएमसी में मराठियों के वोट भी चाहिए, इसलिए शिंदे की शिवसेना को आगे कर दिया गया। हिंदी शक्ति कायदा उसको बीजेपी ने टर्न करके मराठी वर्सेस नॉन मराठी पे उन्होंने वो विषय लेके गए। रीजन एक तो बंबई का इलेक्शन और बिहार का इलेक्शन। अभी यहाँ पे जब मराठी लोग वहां पे आंदोलन करने का सोच रहे, वहां पे एक मोर्चा निकालने का सोच रहे, लेकिन सरकार ने वहां पे परमिशन नहीं दी, तो यहाँ पे आप भेदभाव कर रहे हो। मतलब विधानसभा के लिए महाराष्ट्र का मराठी मानुस का आपको मतदान चाहिए, लेकिन बंबई के लिए आपको पर प्रांतीय का भी मतदान चाहिए, इसलिए आप भेदभाव कर रहे हो। और दूसरी बात, बिहार का इलेक्शन अभी 2 महीने में हो रहा है, तो बिहार का इलेक्शन ध्यान में रखते हुए जितना ये विषय गर्म होगा, जितना ये विषय पॉलिटिसाइज होगा, उतना फायदा बीजेपी को होगा। इसीलिए मराठी वर्सेस नॉन मराठी उन्होंने किया। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसा है कि ये जो मराठी लोगों को परमिशन नाकारी, उस सरकार में देवेंद्र फडणवीस साहब है जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहां पे बीजेपी के माध्यम से पर प्रांतियों को सपोर्ट कर रहे। अभी नीचे जो 2 उप मुख्यमंत्री है, अजित दादा है और एकनाथ शिंदे साहब है। एकनाथ शिंदे साहब आज तक बाला साहेब ठाकरे साहब के टाइम से आज तक मराठी मानुस के लिए, मराठी विषय के लिए वो लड़े हैं, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली वो शांत बैठे हैं। आज दिन में वो क्या भूमिका लेते वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने कहा था कि वो स्कूलों में हिंदी थोपे जाने के खिलाफ हैं। सरकार ने आदेश वापस ले लिया। ठाकरे भाइयों ने जीत का जश्न मना लिया और फिर यह भी कह दिया कि वो हिंदी के खिलाफ नहीं है। तो फिर आज हंगामा करने की क्या जरूरत थी? असल में आइडिया था अपनी ताकत दिखाने का, दुकानदारों को यह जताने का कि उत्तर भारतीयों की रैली निकालने की हिम्मत कैसे हुई। मकसद था अपने आप को मराठों का रक्षक दिखाने का, अपनी पार्टी में जान फूंकने का। लेकिन पब्लिक सब समझती है, महाराष्ट्र में चाहे मराठा हो या उत्तर भारतीय, सब मिलकर रहते हैं। न किसी को हिंदी से प्रॉब्लम है, न किसी को मराठी पर आपत्ति है। प्रॉब्लम आती है जब चुनाव सामने होते हैं। अगर बीएमसी के चुनाव न होने वाले होते तो कोई इतना हंगामा ना करता। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी में कन्वर्जन का इंटरनेशनल रैकेट चलाने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के महलनुमा घर पर आज बुलडोजर चल गया। जमालुद्दीन यूपी एटीएस की गिरफ्त में है और अब एक एक करके उसकी अवैध संपत्तियों की परतें भी खुल रही हैं। अब जमालुद्दीन के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगी। आज ईडी ने यूपी पुलिस से एफआईआर की कॉपी ले ली है। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया कि जमालुद्दीन को कन्वर्जन के लिए इस्लामिक मुल्कों से 100 करोड़ रुपए का फंड मिला था। छांगुर बाबा के चेलों के 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स में यह पैसा 300-400 ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर किया गया था। यह पैसा कहां से आया, इसका सोर्स क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अब ईडी इसकी जांच करेगी। जमालुद्दीन ने धर्म परिवर्तन कराने के एवज में विदेशों से मिले पैसे से जो साम्राज्य खड़ा किया था, उस पर एक्शन शुरू हो गया है। छांगुर बाबा ने उतरौला के मधुपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करके जो आलीशान कोठी बनाई थी, उसका एक बड़ा हिस्सा आज गिरा दिया गया। यह कोठी जमालुद्दीन के साथ गिरफ्तार की गई नीतू रोहरा उर्फ नस्तीन के नाम पर है। इसको लेकर नोटिस जारी किया गया था। एनक्रोचमेंट को हटाने का ऑर्डर भी जारी हुआ था, लेकिन इसे तोड़ा नहीं गया। नोटिस की डेडलाइन खत्म होने के बाद आज सुबह पुलिस के साथ बलराम प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर वहां पहुंच गई। बंगले का सामान पहले ही खाली करवा दिया गया था। इसके बाद दिन भर इस कोठी पर बुलडोजर चला। बलरामपुर के डीएम पवन अग्रवाल ने कहा, यह कार्रवाई यूपी सरकार के अभियान का हिस्सा है और यूपी में माफियाओं ने कई सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। जमालुद्दीन ने भी कई हेक्टेयर की सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। उस अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। इस कोठी को तोड़ने का काम कल भी जारी रहेगा। जैसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करता है या माफिया प्रकृति के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी के क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाएगा। जांच में पता लगा कि जमालुद्दीन कुछ साल पहले तक साइकिल फेरी लगाकर अंगूठियां और नग बेचता था। इसके बाद वो हिंदुओं को लालच देकर इस्लाम कबूल करवाने के धंधे में लग गया। जमालुद्दीन से छांगुर बाबा बन गया, खुद को पीर बाबा बताने लगा। विदेशों से उसे पैसा मिलने लगा और कुछ ही सालों में छांगुर पीर बाबा करोड़पति बन गया। आलीशान कोठी में रहने लगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने लगा। आज छांगुर बाबा की जिस मकान पर बुलडोजर चला, उसके एक हिस्से में हमारी संवाददाता रुचि कुमार पहुंची। कई एकड़ में फैले कंपाउंड में 2 अलग अलग शानदार कोठियां बनी थी, जिसमें से एक को आज तोड़ दिया गया, लेकिन जो दूसरी कोठी अभी सही सलामत है, उसके भीतर मौजूद सुविधाओं को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि जमालुद्दीन ने धर्म परिवर्तन के रैकेट से किस कदर पैसा कमाया। छांगुर बाबा का ये जो घर है, जो नीतू के नाम पर है, वो किस तरह का है वो हम आपको दिखाते हैं। ये छत है, छत कितनी बड़ी है इससे अंदाजा लग जाएगा कि घर कितना बड़ा होगा। अब आप आगे चलिए। इस तरह से इसमें छत में ऊपर पानी की टंकियां बड़ी बड़ी लगी हुई हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस घर में कितने सारे लोग रहते थे। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं जो सब कागज़ बना रहे हैं। ये जो अभियान चल रहा है, ये सोलर पैनल लगा है जिससे बिजली यहाँ बनाई जाती थी। इनका साइज़ देख के भी पता चल सकता है कि यहाँ पर इस बंगले में कितनी बिजली इस्तेमाल होती थी। बहुत सारी बैटरीज उन्हीं सोलर पैनल की है। ये आलीशान लॉबी है।
अब कस्बे में इस तरह का घर होना मुश्किल है। ये जो सामने कमरा है ये बेडरूम है, ये छांगुर बाबा का बेडरूम था और इसका फर्नीचर, हालांकि क्योंकि पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली है तो काफ़ी सामान यहाँ से हट गया है, लेकिन काफ़ी बड़ा घर ये कमरा है, ये बेडरूम है छांगुर बाबा का। यहाँ पर ड्रेसिंग रूम भी है वॉशरूम के साथ साथ, और इसी तरह से इस फ्लोर में 3 बेडरूम्स और हैं, एक ये सामने, एक उसके बगल में, एक उसके बगल में। इतना बड़ा किचन कम ही घरों में होता है। आप अंदर आएंगे तो पूरा सब इंतज़ाम इस किचन में है। ये फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है एक, और यहाँ से बुलडोज़र एक्शन ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 बुलडोज़र यहाँ पे लगे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं। एक बुलडोज़र पीछे खड़ा है। ये ग्राउंड फ्लोर का घर है जिसके सामने ये खुला हुआ है। सामने ये बड़ा आलीशान घर था जो फिलहाल जिसको गिराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकारी ज़मीन पर ये पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है, और इस ग्राउंड फ्लोर पे भी बहुत सारे कमरे आपको यहाँ दिखाई देंगे। एक कमरा ये है, इसके अंदर ये पैसेज है, उसके बाद ये एक कमरा है, ये एक बेडरूम है, ये यहाँ पर किचन है। यहाँ बहुत कुत्ता भी एक यहाँ पे बंधा हुआ है जो छांगुर बाबा का बताया जा रहा है। जमालुद्दीन की हवेली उसकी करीबी नीतू रोहरा के नाम पर है। नीतू रोहरा और उसका परिवार जमालुद्दीन के सबसे खास लोगों में है। आज इस परिवार के बारे में भी कुछ जानकारी मिली। असल में नीतू रोहरा, उसके पति नवीन घनश्याम रोहरा और बेटी, इन तीनों का धर्म परिवर्तन 2015 में दुबई में कराया गया। नवीन घनश्याम रोहरा और नीतू रोहरा सिंधी परिवार से हैं। जमालुद्दीन ने इनका ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट किया। कन्वर्जन के बाद इन लोगों ने एक एफिडेविट बनवाया जिसमें इस कोठी का जिक्र है। 2021 के इस एफिडेविट में तीनों ने इस बात की घोषणा की है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम स्वीकार किया। इसमें यह भी लिखा कि मधुपुर में वो एक फार्म हाउस बनवा रहे हैं और कुछ दिन बाद ये तीनों जमालुद्दीन के साथ इसी फार्म हाउस में रहेंगे। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ साफ कहा कि छल कपट से धर्म परिवर्तन कराने में लगे छांगुर बाबा जैसे लोगों को ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए नजीर बनेगी। योगी ने ट्विटर पर लिखा कि जमालुद्दीन की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी हैं। जमालुद्दीन और उसके गिरोह पर सख्त एक्शन जारी रहेगा। उसकी प्रॉपर्टीज जब्त की जाएंगी और सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा। योगी ने कहा कि यूपी सरकार किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देगी। इसके बाद योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने बड़ी बात कही। राजभर ने कहा कि जमालुद्दीन के तार बहुत दूर तक फैले हैं। जमालुद्दीन के ऊपर एक पूर्व मंत्री का हाथ भी है। बहुत जल्द इस पूरे रैकेट का सच सरकार बाहर लाएगी। मुझे लगता है कि अभी तो ये शुरुआत है। बेटियों बहनों के जीवन को बर्बाद करके जो उसने काम किया है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रद्रोह जैसा गुनाह उसने किया है। अभी आप देखते जाइए, अभी तो 18 लोगों के नाम सामने आए हैं। कोई पूर्व मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है, एक धर्म विशेष के मंत्री का, और भी पता नहीं कितने लोग शामिल इसमें होंगे। अभी भी पता नहीं कितनी संपत्ति का पता लगना है। 40 देशों का नेटवर्क, और जिस तरह से देश के खिलाफ ये घिनौनी साजिश देश की सीमा के बाहर से हो रही है, उसका भी एक उदाहरण है। ये सरकार ने पहले कहा कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हो रही है। योगी आदित्यनाथ की बात सही है कि जमालुद्दीन की गतिविधियां देश के दुश्मनों जैसी हैं। ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन होना ही चाहिए। जमालुद्दीन पकड़ा गया, उसकी फंडिंग की जांच हो रही है, उसके मकान पर बुलडोजर चल गया, यह सब ठीक है। सवाल यह है कि जब बाबा जमालुद्दीन सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा था तो पुलिस कहां थी? जब उसकी आलीशान कोठी बन रही थी, गैर कानूनी जमीन पर बन रही थी, तो लोकल प्रशासन कहां था? और दूसरी बात है कि जमालुद्दीन इतना बड़ा रैकेट अपने दम पर तो चला नहीं सकता। इस्लामिक देशों से 100 करोड़ की फंडिंग लाना अकेले उसकी बात तो हो नहीं सकती। इसलिए उसके पीछे कौन है, वो किसकी शह पर काम कर रहा था, यह भी सामने आना चाहिए।
अब एक ऐसी खबर जिससे पाकिस्तान को परेशानी होगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने कहा कि पाकिस्तान जैसे टेरर स्पॉन्सर स्टेट दहशतगर्दों को पैसा और सामान पहुंचाने के लिए अब नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे देश टेरर अटैक्स के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से विस्फोटक सप्लाई कर रहे हैं और ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स की मदद से आतंकवादियों को पेमेंट कर रहे हैं। टेरर फाइनेंसिंग पर अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में FATF ने 2019 के पुलवामा टेरर अटैक और 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमलों का एग्जाम्पल दिया है। FATF ने बताया कि जैश-ए-मोहम्मद, द रेसिस्टेंस फ्रंट और लश्कर-ए-तैयबा जैसी पाकिस्तान की पालतू दहशतगर्द तंजीमें हमला करने के लिए हथियार, गोला बारूद और दूसरे सामान अमेजोन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं। पाकिस्तान में फल फूल रहे ये आतंकी संगठन अपनी फंडिंग के लिए भी ई-कॉमर्स कंपनियों और पेपैल जैसे ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। FATF ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया कि 2019 का पुलवामा हमला करने वाले जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने ब्लास्ट की इंटेंसिटी बढ़ाने वाला एल्यूमिनियम पाउडर अमेजोन से खरीदा था। FATF ने यह भी बताया कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा अपनी फंडिंग के लिए छोटे छोटे सामान ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं और अपनी एक्टिविटीज के लिए पैसे जुटाते हैं। FATF ने 2022 के गोरखनाथ मंदिर अटैक का एग्जाम्पल देते हुए बताया, उस आतंकी हमले के आरोपी ने पेपैल जैसे प्लेटफॉर्म का मिसयूज किया था। इसके जरिए मंदिर पर हमला करने वाले शख्स को विदेश से पैसा भेजा गया था। FATF ने कहा कि कई देशों की सरकारें आतंकवाद की स्टेट स्पॉन्सर हैं, पैसे और दूसरे तरीकों से मदद करती हैं, इसलिए आतंकवादी संगठनों का पूरी तरह से सफाया करना मुश्किल होता जा रहा है। आतंकवाद को सपोर्ट करने की वजह से FATF ने 2018 में पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। हालांकि 2022 में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया था। अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद से भारत लगातार मांग कर रहा है कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैकलिस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत, वहां की फौज आतंकवादी संगठनों को पालती है, पोसती है, भारत पर आतंकी हमले कराती है। टेरर फाइनेंसिंग पर FATF की लेटेस्ट रिपोर्ट ने भारत के आरोपों पर मोहर लगा दी है। पाकिस्तान आतंकवादियों की फंडिंग करता है, इसके जिंदा सबूत हाफिज सईद और मसूद अजहर के रूप में मौजूद हैं, पाकिस्तान की सड़कों पर दिखाई देते हैं। पाकिस्तान किस बेशर्मी से लश्कर-ए-तैयबा को सपोर्ट करता है, इसका उदाहरण तबाह किए गए आतंकवादी ठिकानों की मरम्मत में दिखाई देता है। पाकिस्तान की फौज के अफसर आतंकवादियों के जनाजे में फातिहा पढ़ते दिखाई देते हैं। ये भी कैमरों में कैद हो चुका है। इसलिए FATF का फैसला नेचुरल है, स्वाभाविक है। इस रिपोर्ट में जो लिखा है उस पर आश्चर्य तो तब होता जब FATF भी IMF की तरह पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देता। दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर आपको बता दूं, दिल्ली में अब ओवरेज गाड़ियां न जब्त होंगी न स्क्रैप होंगी। 10 साल पुरानी पेट्रोल और 15 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल भी मिलेगा। आज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने पुरानी गाड़ियों को फ्यूल न देने और गाड़ियों को सीज करने के आदेश को 1 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। 1 जुलाई से दिल्ली में ओवरेज व्हीकल्स को फ्यूल नहीं मिल रहा था, पेट्रोल पंप पर ही उन्हें सीज किया जा रहा था। इस फैसले को लेकर लोगों में नाराजगी थी। दिल्ली सरकार पहले इस फैसले पर रोक लगाने की अपील कर चुकी थी। दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM के चेयरमैन को लेटर लिखकर इस आदेश को टालने की गुजारिश की। उन्होंने चेयरपर्सन से इसके इम्प्लीमेंटेशन में आ रही खामियों का जिक्र किया और इसके बाद आज CAQM की मीटिंग में इस फैसले को 1 नवंबर तक होल्ड पर डाल दिया गया। मीटिंग में तय किया गया कि 1 नवंबर से दिल्ली के साथ साथ उससे लगे NCR के दूसरे शहरों गुरुग्राम, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत में एक साथ ये ड्राइव शुरू की जाएगी। तब तक इसे लागू करने में आ रही ऑपरेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चरल खामियों को दूर किया जाएगा। दिल्ली में 15 साल पुरानी कारों को स्क्रैप करने के आदेश से लोग बहुत परेशान थे। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा की तारीफ करूंगा, उन्होंने लोगों की परेशानियों को समझा,
इस इशू के पीछे पड़ गए और आखिरकार रास्ता निकाल कर ही दम लिया। चलते चलते एक और अच्छी खबर आपको बता दूं, इस साल अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 6 दिन में ही बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद इस बात का डर था कि इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों के उत्साह में कमी आ सकती है, लेकिन जो हुआ वो इसका उल्टा है। भक्तों की संख्या पिछले साल के मुकाबले और बढ़ गई। हर रोज 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में दर्शन करने आ रहे हैं। पिछले साल 7 दिनों में 1 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए थे, लेकिन इस बार 6 दिन में ही 1 लाख की फिगर पार कर गई है। आज बाबा बर्फानी से जुड़ी एक और हैरान करने वाली खबर आई। उत्तराखंड में चीन बॉर्डर के पास नीलांग वैली में अमरनाथ जैसी गुफा मिली है। इस गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग जैसी आकृति भी है और चौंकाने वाली बात यह कि इस शिवलिंग की जैसी आकृति के पास नंदी महाराज भी हैं। अमरनाथ जैसी इस गुफा को नीलांग वैली में एक अभियान के दौरान एसडीआरएफ की टीम ने खोजा। असल में एसडीआरएफ की एक टीम नीलांग घाटी की दुर्गम चोटियों पर ट्रैकिंग के लिए निकली थी। इसी दौरान उन्हें 4,300 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ से बनी ये शिवलिंग जैसी आकृति नजर आई, जिसे देखकर उस दल के लोग भी अचरज में पड़ गए। इसके बाद एसडीआरएफ ने राज्य सरकार को इसके बारे में रिपोर्ट भी भेजी। अमरनाथ की गुफा 3,800 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन नीलांग वैली में मिली यह गुफा 4,300 मीटर की हाइट पर है। इस गुफा तक बर्फीले ट्रैक को पार करके ही पहुंचा जा सकता है।